तो चलो आनंद राठी के बारे में देखते हैं। ठीक है, इसका रिजल्ट आया था 18-20% से कंपनी ग्रो करती है, हमेशा ग्रो करती है और करते ही रह रही है। ठीक है, और उनका कुछ गाइडेंस भी तकरीबन 18-20% का ही है। गाइडेंस वगैरह कैसे क्या है ये देखो, लास्ट कॉन कॉल में ये देखो, ये लास्ट कॉन कॉल की समरी है। एक मिनट, हाँ देखो 1208 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, 391 का पैट था, इन्होंने ये गाइडेंस दिया था। तो बेसिकली इनका कितना, आपका 18% का इनका गाइडेंस हुआ, 18 से 20% आप समझ लो मोर और लेस। ठीक है, उस टाइम तक 21 जून तक का इसका पी था 67। ठीक है, उसके बाद आज क्या पी होगा वो आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप ग्रोथ रेट वगैरह तो सेम ही एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी देखो कंपनी का पीपीटी खोलते हैं, जो रिजल्ट आया तो देखो इनका रिजल्ट क्या आया, 18% का एवीएम अपना ये है, रेवेन्यू ग्रोथ है, और एक्सपेंस ग्रोथ कितना है, देखो टोटल एक्सपेंस ग्रोथ कितना है 14%। इससे आपको क्या समझ में आता है कि अगर आपका रेवेन्यू 18% से बढ़ रहा है और एक्सपेंस 14% से बढ़ रहा है, तो जो डिफरेंस है 3-4% का, वही आपका ऑपरेटिंग लेवरेज में आएगा, जो आप देख भी सकते हो। ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज आपको उतने का ही मिला हुआ, क्योंकि मान लो आपका रेवेन्यू, आपका सेल बढ़ा 100 से 120, लेकिन आपका खर्चा बढ़ा, एग्जाम्पल पकड़ो 80 से 90 तक। तो पहले आपको कितना, पहले आपको 20 रुपए का प्रॉफिट मिलता था, अभी आपको 30 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, समझा। तो क्योंकि आपका रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ा एज कम्पेयर टू आपका एक्सपेंस, तो आपको जो एक्स्ट्रा एज मिल गया वो आपका बॉटम लाइन में हिट हो जाएगा। उसको बोलते हैं पैट, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। तो पहले आप 20 करोड़ कमाते थे, अभी आप 30 करोड़ कमा रहे हो, यानी आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50% से बढ़ गया, ऑल्दो द फैक्ट कि आपका रेवेन्यू 20% से ही बढ़ा। इसी को तो बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है, चलो तो एक कंपनी का अपना पीपीटी वगैरह है, पहले पीपीटी देखते हैं, फिर कौन कौन में 2-4 चीजें हैं वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो ये हो गया पहला पार्ट। उसके बाद और क्या दिखाने वाली पार्ट है, हाँ ठीक है, चलो ये सब तो ठीक है। हाँ, इनका मार्केट शेयर, ये मार्केट शेयर का ये अपना वो दे रहे हैं कि देखो इनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, जो इनका नेट इनफ्लो, मतलब कहते हैं ना वो आपका हर महीने जो आते रहता है, इनफ्लो आते रहता है, उसका शेयर भी बढ़ रहा है। और ओवरऑल एवीएम का साइज, एवीएम मतलब टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट है, उनका साइज भी देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब बेसिकली कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन वही है 18-20% से ही परफॉर्म कर रही है। चलो अभी देखो, हाँ इन्होंने जो गाइडेंस दिया था, देखो मैंने आपको जैसे बताया था 1415 करोड़ ये था, 460 करोड़ का आपका पैट का गाइडेंस था। ये लास्ट कॉन कॉल में इन्होंने बोला था। ठीक है, इन्होंने कितना इस बार, इतना इसका अचीव किया, इतना अचीव किया, यानी 24% ऑफ रेवेन्यू इन्होंने अचीव कर लिया और 25% ऑफ पैट अचीव कर लिया। यानी तो ये बोल रहा था कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, अगर आप प्रपोर्शनेट देखोगे तो 25% का आपका एक क्वार्टर में आपका बनना चाहिए। तो इन्होंने वही है कि 25% जो बोला था वो अचीव कर लिया, कि मतलब 25%, 50%, 75%, 100%। तो जो रेवेन्यू इन्होंने बोला है वो अचीव कर लेंगे, लेकिन कितना बोला है वो 18% का ही है। अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे FY26 से 27 तक, तो 18-20% का ही इन्होंने जो गाइडेंस दिया है, उसी के हिसाब से ये 25% ये बोल रहे हैं कि हम अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है वो तो अचीव कर ही लेंगे। चलो और क्या देखने लायक चीज है कि देखो, ये देखो AUM पर RM, ये आपका बढ़ते हुए, मतलब एक RM पहले जो 224 करोड़ मैनेज करता था, अभी 249 करोड़ मैनेज कर रहा है। ठीक है, और एक RM जो पहले 32 क्लाइंट मैनेज करता था, इधर देखो अभी वो 33 क्लाइंट मैनेज कर रहा है। ठीक है, और मैंने आपको आनंद राठी के बारे में पहले ही बोला कि इनके जो RM के साथ होते हैं ना, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होते हैं, मतलब कि RM इनको जल्दी छोड़ के नहीं जाते। जब RM इनको जल्दी छोड़ के नहीं जाते तो क्या होता है कि इनके RM की कॉस्ट तो उतनी नहीं बढ़ती, लेकिन ये क्लाइंट से, क्योंकि एक RM अगर एक ही क्लाइंट को देख रहा है तो ये कहते हैं ना पर्सनल रिलेशनशिप हो जाता है, तो क्लाइंट से पैसे ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, और वहीं पे RM को उतना ज़्यादा रेट से इनको देना नहीं पड़ता। तो वहीं इसी की वजह से इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। और इनका मोस्टली क्या खर्चा है, इनका RM का ही तो मोस्टली खर्चा, और क्या खर्चा है। ठीक है, हाँ ये इन्होंने दिया है कि भाई ये जो अपने स्टेक होल्डर है, एम्प्लॉयज़ वगैरह के लिए कैसे क्या है, एम्प्लॉयज़ वगैरह के लिए भी ग्रेट प्लेस टू वर्क वगैरह है, और क्लाइंट के लिए भी इन्होंने अल्फा वगैरह जनरेट करके दे रहे हैं, और शेयर होल्डर को भी रिटर्न वगैरह बोनस वगैरह दे रहे हैं। तो ये पीपीटी में इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, इस बार कोई RM वगैरह भी छोड़ के नहीं गया, रिग्रेट RM मतलब जिसका एक 40 करोड़ के ऊपर का है। चलो ठीक है, हाँ इन्होंने ये देखो, ये पीपीटी में क्या इन्होंने बोला है कि इन्होंने सर्वे करा था। तो सर्वे से इनको क्या पता चला कि भाई मोस्टली सबको क्या है कि रिस्क कम लेते हुए रिटर्न अच्छा मिल जाए।
तो ये उसी के बेसिस से पोर्टफोलियो बनाते हैं, और उसी के बेसिस पे अगर आप इनका कॉन कॉल पढ़ोगे ना तो ये बताते हैं कि हम मोस्टली म्यूचुअल फंड में ही डालते हैं, और म्यूचुअल फंड में भी 85-90% इक्विटी ओरिएंटेड में रहता है और बाकी के डेट वगैरह में रहता है, बाकी इनके स्ट्रक्चर प्रोडक्ट वगैरह भी रहते हैं। ठीक है, तो हाँ ये देखो, ये भी एक पीपीटी का ही पार्ट है। पीपीटी में इन्होंने क्या बताया कि देखो लास्ट 10 साल का, अच्छा पुराना तो चलो ठीक है, लेकिन फिर भी चलो रेफरेंस के लिए देख लो कि निफ्टी ने 10% का रिटर्न दिया है, इनका 15% का रिटर्न दिया है, इनको 4-5% का एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। वहीं पे इनका बीटा देखो कितना रहता है। बीटा मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट 1% से ऊपर भागता है या 1% से गिरता है तो इनका पोर्टफोलियो 0.5% से ही गिरता है। ठीक है, और देखो जेनसन अल्फा इन्होंने कैलकुलेट कर दिया कि भाई अगर सेम मार्केट के जैसा सेम अगर रिस्क अगर सेम रखे तो कितना वो ज़्यादा रिटर्न करके दे रहे हैं, तो मोस्टली 6.5% अपने क्लाइंट के लिए ज़्यादा रिटर्न करके दे रहे हैं। ठीक है, देखो और उसके बाद ये तो आपको बता ही दिया। इसके बाद देखो, अच्छा ये सब पीपीटी वगैरह पढ़ने से ना थोड़ा सा नॉलेज एनहांस होता है। अब कोई बुक्स कहते हैं ना, कोई 100 पेज की बुक्स वगैरह पढ़ के कोई फायदा नहीं। ये जो इन्होंने जो पीपीटी दिया है ना, अगर आप उसी को पढ़ लोगे ना 30-40 पेज का, तो ही आपको मोस्टली उस बिजनेस में क्या हो रहा है सब कुछ पता चल जाएगा। प्लस आपने कौन कॉल पढ़ लिया तो खत्म हो गई बात, आपको तीसरे का देखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो चलो एडवांटेज ऑफ क्लाइंट, हाँ मतलब वही कि मतलब देखो क्लाइंट स्टिकीनेस रहता है, क्लाइंट छोड़ के नहीं जाता है, मतलब एयूएम का पॉइंट 0.09% छोड़ के गए, मतलब क्या ही, मतलब समझ रहे हो। तो ये सब वही है, तो आपको ये सब पूरा पता चल जाएगा कि हाँ ये सब पास्ट में क्या कैसे क्या किया। अब रहो चलो, हाँ अभी कॉन कॉल पे आता है। ठीक है, कॉन कॉल के कुछ पॉइंट्स है इधर मैं इधर नोट करके रखा। हाँ इन्होंने वही कॉमेंट्री दी थी कि भाई हमने 25% अचीव कर लिया, तो ये तो ठीक है, ओके, तो मैं आपको पीपीटी में भी बता दिया। क्लाइंट एट्रिब्यूशन ये तो मैं अभी बता दिया कि भाई क्लाइंट छोड़ के नहीं जाते। हाँ अब इनका एसेट एलोकेशन जो इन्होंने, अगर आप कॉन कॉल पढ़ोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि ये बहुत कहते हैं ना रिस्क बहुत कम लेते हैं। ये जो पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, लो बीटा पोर्टफोलियो रहता है। लो बीटा पोर्टफोलियो मतलब क्या रहता है कि अगर मार्केट 1-2% से डाउन हो जाएगा तो इनका पोर्टफोलियो आधे % से ही डाउन होता है। ठीक है, और ये कुछ स्टॉक और पीएमएस वगैरह नहीं रिकमेंड करते, एआईएफ वगैरह नहीं रिकमेंड करते, ये क्या करते हैं सीधा म्यूचुअल फंड वगैरह ही रिकमेंड करते हैं। हाँ अच्छा, एक एनालिस्ट ने क्वेश्चन भी पूछा था कि भाई अगर आपका आरएम अगर चला जाता है तो कितना % आपके पास रहता है वो असेट। मतलब देखो एक आरएम मान लो एग्जांपल पकड़ो 100 करोड़ का असेट मैनेज कर रहा है। ठीक है, अगर वो आरएम एक कंपनी से दूसरे कंपनी में चला गया तो क्या होता है, आरएम का और क्लाइंट का रिलेशनशिप अच्छा होता है, तो क्लाइंट को भी दूसरे कंपनी में लेके चला जाता है। तो उससे क्या हुआ कि जो आनंद राठी का क्लाइंट है, जो 100 करोड़ का क्लाइंट है, वो हट के एक आनंद राठी से हट के दूसरी कंपनी में चला जाएगा, तो कंपनी को लॉस होता है। तो एक एनालिस्ट ने पूछा कि भाई कितना % आप रिटेन कर लेते हो, मान लो अगर एक आरएम गया तो कितना प्रपोर्शन उसका चला जाता है। तो उन्होंने बोला हम 70-80% अपने पास ही रहता है, 20-30% चला जाता है, क्योंकि आरएम गया और क्या होता है क्लाइंट क्या होता है आरएम पे भरोसा करते हैं रैदर देन कंपनी। तो कभी कभी क्या होता है कि 20-30% आनंद राठी से हट के दूसरे कंपनी में चला जाता है, बाकी 70-80% रिटेन ही होता है। ठीक है, हाँ और हाँ इनका लॉन्ग टर्म प्लान भी है तकरीबन 20 से 25% का एयूएम ग्रोथ करना, और वो कहाँ से आएगा, आधा M2M से आएगा, मार्क टू मार्केट से आएगा, और आधा न्यू इन्वेस्टमेंट आएंगे। मतलब क्या होगा, जैसे जैसे आपका मतलब कहते हैं ना रिटर्न बढ़ता है, जैसे जैसे कहते हैं ना पोर्टफोलियो बढ़ता है, वैसे वैसे एयूएम का साइज भी तो बढ़ता है। तो आधा वहाँ से हो गया और आधा नए नए कस्टमर आएंगे, नए नए पैसे आएंगे, तो वहाँ से बढ़ेगा। तो ओवरऑल इनका 20 से 25% 8-10 साल में अचीव करने का इनका टारगेट है। ठीक है, बाकी AMC लाइसेंस वगैरह के लिए भी ये अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, तो जिसको नहीं पता है ना, वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है कि भाई पर्सनल फंड मैनेज किया जाता है। मतलब आप अगर मान लो मेरे 10 क्लाइंट हैं, तो हर एक 10 क्लाइंट का मैं रिस्क एपेटाइट देखूंगा, उसका रिटर्न का एक्सपेक्टेशन समझूंगा, उसके हिसाब से मैं पर्सनल पोर्टफोलियो बना के दूंगा। ठीक है, ये होता है वेल्थ मैनेजमेंट का काम होता है। उसमें मैं क्या करूंगा, चाहे स्टॉक में डालूं, चाहे म्यूचुअल फंड में डालूं, चाहे डेट में डालूं, चाहे गोल्ड में डालूं, एक पोर्टफोलियो बना के दूंगा। ठीक है, पीएमएस की सर्विस क्या होती है कि भाई आपका मैं पोर्टफोलियो में मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, उसका रिस्क रिवॉर्ड रिटर्न वगैरह सब मैं मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, चाहे और उसके मतलब मैं आपका पैसा ले लिया, आपके पैसे से मैं अपने चुने हुए स्टॉक्स वगैरह में डाल रहा हूँ, तो ये हो गया पीएमएस की सर्विस। स्टॉक ब्रोकिंग की सर्विस क्या है, जैसे आनंद राठी स्टॉक ब्रोकिंग में भी है। स्टॉक ब्रोकिंग में क्या होता है कि जैसे आप ट्रेड लोगे, ठीक है ट्रेड लोगे, इन्वेस्टमेंट लोगे, तो आपका थोड़ा सा परसेंटेज कट करके ये स्टॉक ब्रोकर वगैरह लेते हैं। जैसे आपका ग्रो हो गया, जीरोदा हो गया, एंजल वन हो गया, वैसे आनंद राठी भी स्टॉक ब्रोकिंग में है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो जैसे जैसे ट्रांजेक्शन करते हो ना, उनकी इनकम उस पर आती है। और वेल्थ मैनेजमेंट में क्या होता है, जनरल रिकरिंग इनकम होती है, हर महीने वगैरह आती है। ठीक है, तो ये फर्क होता है वेल्थ मैनेजमेंट में और स्टॉक ब्रोकिंग में। ठीक है,
अभी एएमसी, एएमसी चलो मैं ये सब थोड़े टर्म से उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एएमसी मतलब क्या होता है कि जैसे एएमसी समझो ना कि ये म्यूचुअल फंड की जैसा ही होता है। म्यूचुअल फंड ही है समझ लो कि भाई एक प्लान लूंगा मैं उस कंपनी में 20, मतलब एक प्लान जैसे समझो ना ग्रोथ प्लान ले लिया, ग्रोथ प्लान में XYZ प्लान का नाम डाल दिया, उस प्लान में मैंने 8-10 कंपनियां, 20 कंपनियां, 25 कंपनियां, 30 कंपनियां सेलेक्ट कर ली और वो 30 कंपनियों का क्यूमुलेटिव एक पोर्टफोलियो बना, ठीक है, और वो एक मेरा प्लान बन गया। तो कोई भी इन्वेस्टर आएगा वो प्लान को खरीद सकता है और कमीशन अपने को मिलता है। वो तो जैसा जैसा प्लान यानी जैसे जैसे वो कंपनियां परफॉर्म करेगी वैसे वैसे इनका रिटर्न बनता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड वगैरह हो गया। इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या होता है कि भाई समझो ना कि आपका जैसे आपको अगर एक कंपनी है, ठीक है, उसको इन्वेस्टर चाहिए या तो उसको पब्लिकली जाना है, मतलब IPO वगैरह अपना लॉन्च करना है या मर्जर एंड एक्विजिशन वगैरह करना है, तो ये सब इन्वेस्टमेंट बैंकर करते हैं, वो एक लेवल अप होते हैं। तो वही ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि भाई EMC क्या होता है, वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है, PMS सर्विसेज क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या होता है, स्टॉक ब्रोकिंग क्या होता है, ठीक है। चलो ये अपना पूरा आनंद राठी का हो गया। ओके कौन कौन ही था, कोई एक्सेप्शनल कोई अलग चीजें नहीं पता चली, तो सब ओके ही था। बस 25% जो इन्होंने बोला था वो अभी तक अचीव कर लिया क्योंकि पहला ही क्वार्टर हुआ है, ठीक है। चलो ये पूरा हो गया आपका आनंद राठी कवर।